हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के मैकेनिक्स रिवाइज करने के लिए आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके लिए 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ फॉर द मैकेनिक्स, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैंने अभी 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वो 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक एनएलएम से है, एक काइनेमेटिक्स से है, एक रोटेशन से है, एक सेंटर ऑफ मास से है और एक वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन एनएलएम चैप्टर से है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि 3 आइडेंटिकल रिजिड सर्कुलर सिलेंडर्स ए बी सी आर अरेंज्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड सर्फेसेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहे हैं और इस पर 3 आपके पास सिलेंडर्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये सिलेंडर्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा दैट प्रिवेंट द अरेंजमेंट फ्रॉम द कोलैप्स। ये आपसे कह रहा है कि ये जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये सिस्टम कोलैप्स ना करे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप इस थीटा एंगल को कम करते जाओगे तो ये सिस्टम इस तरफ ऐसे कोलैप्स कर सकता है। तो हमें इसको कोलैप्स होने से बचाना है, यानी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी सी तीनों ही हैं, तो हमें तीनों का ही यहाँ पर इक्विलिब्रिया डिस्कस करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सी के इक्विलिब्रिया के बारे में। तो जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये ए बी हॉरिजॉन्टल है और ए बी सी इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। तो मैं पहले यहाँ पर सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सी के ऊपर बी की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैंने मान लिया कि ये N1 है। इसी तरह से A की वजह से जो C पर फोर्स एक्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ये N1 मैंने मान लिया। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। अच्छा, C पर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, वो उसका वेट है। तो मैंने मान लिया कि इसका मास m है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स एक्ट करेगा C के ऊपर। तो यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, मतलब टोटल 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम C के इक्विलिब्रिया की बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे पास 30 डिग्री आ रहे हैं। तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये जो N1 है इसके कंपोनेंट्स करते हैं। तो N1 का वर्टिकली अपवर्ड जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, तो दैट इज योर N1 cos 30। ओके, और N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा N1 sin 30। इसी तरह से इधर वाले नॉर्मल रिएक्शन का भी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो फिर से N1 cos 30 होगा और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो N1 sin 30 होगा। तो इसके इक्विलिब्रिया में हम देखें तो N1 sin 30 N1 sin 30 को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल माना है। और अकॉर्डिंगली हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 2N1 cos 30 ये इसके वेट को बैलेंस करेगा एंड दैट वेट इज mg। तो यहाँ से हमारे पास N1 की वैल्यू आ जाती है cos 30 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वैल्यू इज योर mg ओवर √3। तो इसके इक्विलिब्रियम में N1 की वैल्यू mg/√3 है। ठीक है, इसके बाद हम B या A किसी भी एक का इक्विलिब्रिया और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि ये B है और ये इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट में है। ये वाला एंगल इसका थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन का, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा फॉर्म हो रहा है। तो देखिए हम इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। एक तो हमारे पास ए जो है वो बी से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो अगर इसका ये सेंटर है तो इस डायरेक्शन में ये N3 एक्ट करेगा। मैंने इसको N3 मान लिया। ठीक है, N2 कुछ भी मान सकते हैं आप, मैंने N3 लिख दिया है तो N3 रहने दीजिए। यहाँ पर जो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और मैंने इसको मान लिया N2। ठीक है, और N1 यहाँ पर एक्ट कर रहा है
तो N1 यहाँ कहीं से एक्ट कर रहा है, और किस तरह से एक्ट कर रहा है देखिए, तो ये जो N1 है वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर, ये N1 है हमारे पास। अच्छा, अगर हम N1 की बात करें तो N1 का एंगल वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री बनता है, तो मैं यहाँ पर N1 का इस वर्टिकल के साथ एंगल डिफाइन कर दे रहा हूँ, दिस एंगल इज योर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस पर एक और फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, यही सारे फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसको भी इक्विलिब्रियम में ही रखना है, तो पहले इन फोर्सेस के कंपोनेंट बना लेते हैं। देखिए, तो 1 बाई 1, जैसे ये N2 है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो N2 का ये वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल थीटा आएगा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा बनेगा। तो N2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, N2 cos थीटा, और इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है, N2 sin थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये जो N1 है उसके भी कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये हमारा N1 है, N1 का जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा दैट इज योर N1 cos 30, और इधर N1 sin 30 एक्ट करेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ढंग से बना लोगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने प्रॉपर आपको डायग्राम शो कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं और इक्वेशंस लिखते हैं। तो देखिए 1 बाई 1, तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। तो मेरे पास एक तो N3 एक्ट कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड में, और इधर N1 sin 30 भी एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास प्लस N1 sin 30 दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इधर से N2 sin थीटा एक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में N2 sin थीटा एक्ट कर रहा है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आपने कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका N2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में N1 cos 30 प्लस mg एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्विलिब्रिया लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें N1 की वैल्यू पता है, उसको हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो N1 इज mg बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो पहले मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू रख देते हैं, तो N2 cos थीटा मेरे पास आ रहा है, N2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू N1 cos 30, तो N1 cos 30, N1 की वैल्यू है mg बाई √3, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड प्लस mg। तो मेरे पास यहाँ से N2 cos थीटा आ रहा है दैट इज 3mg/2, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 3mg/2 N2 cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसमें भी हम N1 की वैल्यू mg/√3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास आएगा N3 दैट इज इक्वल्स टू N2 sin थीटा माइनस N1, ठीक है। N1 की कितनी वैल्यू है रख देते हैं mg/√3 इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो mg/2√3, ठीक है। और यहाँ से N2 की वैल्यू 3mg/2 cos थीटा भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास N3 कितना आएगा, N3 वुड बी और 3mg/2 tan थीटा, ओके। तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ mg/2√3। तो देखिए ये हमारे पास N3 की वैल्यू आ रही है। N3 किसके किसके बीच का कांटेक्ट है, N3 हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, A और B के बीच के हम कांटेक्ट के बारे में बात करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं उनको हम एक्यूरेट डायरेक्शन में शो करते हैं, इसलिए कभी इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर अगर हम थीटा बढ़ाते हैं
तब तो n3 बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम थीटा को कम करें तो tan थीटा डिक्रीज करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग n3 डिक्रीज करते करते इसके जीरो होने की भी पॉसिबिलिटी है। और अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब उसके आगे अगर हम और थीटा कम कर दें तो n3 नेगेटिव वैल्यू का रिक्वायर्ड होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जबकि n3 जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो फॉर प्रिवेंट कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपका n3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पे आएगा आपके पास 3mg/2 tan थीटा माइनस mg/2√3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ से, योर tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3√3 मीन्स हमारा जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1/3√3। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, प्रिवेंट कोलैप्स। अगर n3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी ये कोलैप्स नहीं करेगा, अदरवाइज ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू अ 2 डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स गिवन बाय, फोर्स का आपको x और y कंपोनेंट गिवन है। ठीक है, इसमें x y मीटर्स में है और फोर्स न्यूटन में आपको प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द पार्टिकल हैज द काइनेटिक एनर्जी 8/3 जूल एट पॉइंट 2,3 देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 1,2। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें क्या पता होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस that is equals to delta k, that means change in kinetic energy of the particle। तो देखिए हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल पॉइंट की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो हम उसकी स्पीड एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेरे पास फोर्स है पहले मैं उसको लिखता हूँ। तो फोर्स का एक्सप्रेशन मुझे प्रोवाइडेड है, दैट इज माइनस ऑफ 2x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये आपको फोर्स प्रोवाइडेड है। तो पहले मुझे इस फोर्स का वर्क डन एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो इस फोर्स का वर्क डन एस्टिमेट करने के लिए पहले मैं इसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है दैट इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ठीक है, तो इस फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, तो एलिमेंट्री वर्क डन इज योर F डॉट dr। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये आपके पास F वेक्टर है और ये dr वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो कितना आएगा, दैट इज योर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y dx प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्री वर्क डन आया, मतलब एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका कितना वर्क डन होगा ये एस्टिमेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका टोटल वर्क डन कैसे एस्टिमेट होगा। तो मेरे पास dw है, तो मैं पहले ना यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा हूँ। तो पहला टर्म है माइनस ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म है 2y dx प्लस यहाँ से थर्ड टर्म आएगी 2x dy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो एक बार इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। तो देखिए जब मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये x का फंक्शन है और dx है, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी ये आपसे पाथ के बारे में कुछ भी आपसे आइडिया नहीं पूछेगा। उसी तरह से ये टर्म देखिए आप वाई स्क्वायर डी वाई,
तो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन में ये dy है और ये y का ही फंक्शन है। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर है y dx, तो ये आपसे पूछेगा कि y का x के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का y के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पर भी ये पूछा जाएगा। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमसे पाथ की डिमांड कर रहा है, बट जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव है, यानी ये बिना पाथ के इंटीग्रेट होना चाहिए। तो आप इस पूरे टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी। कैसे, देखिए, dw दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ y dx प्लस x dy माइनस ऑफ y स्क्वायर dy, ठीक है। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है इसको आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। कैसे, जैसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, इसका मतलब क्या होगा, एक बार x का डिफरेंशिएशन करते हैं y एज इट इज रखते हैं और दूसरी बार y का डिफरेंशिएशन करते हैं x एज इट इज रखते हैं। तो ये बेसिकली x dy प्लस y dx, मतलब ये पूरी टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, यानी इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। मतलब ये टर्म डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, इसको किसी पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ने आपको कह भी दिया है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो पूरा हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको पता है, फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको यहाँ पर सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, तो मेरे पास वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई माइनस ऑफ y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका इंटीग्रेशन होगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट के लिए। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2,3, ठीक है, ऊपर गिवन है, और फाइनल कोऑर्डिनेट आपके पास 1,2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं लिमिट्स, तो वहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। दिस वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट रखना है पहले क्योंकि x स्क्वायर है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना है 2, तो 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पे तो y क्यूब दैट इज 8/3 माइनस ऑफ ये लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू 2 है, तो माइनस ऑफ 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो कितना है 6 इंटू 2 12 माइनस ऑफ y की वैल्यू 3 है, 3 क्यूब बाई 3 दैट इज 9, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पे ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए वर्क डन की वैल्यू कितनी है, ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है आपके पास 4 माइनस 8/3 दैट इज 4/3 जूल, ये हमारे पास वर्क डन आया है, ठीक है। टोटल वर्क डन आ गया। क्वेश्चन में आपको इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है दैट इज 8/3 जूल, और फाइनल स्पीड हमें एस्टिमेट करना है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। तो जस्ट इसको अप्लाई करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कितना वर्क डन हमारे पास आया है, एक ही फोर्स था दैट इज 4/3 दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइडेड है 8/3 जूल, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हियर दैट इज इक्वल्स टू 4 जूल, ठीक है। और पार्टिकल का मास प्रोवाइडेड है तो आप यहाँ से उसकी स्पीड एस्टिमेट कर सकते हो दैट इज 12 mv स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4,
m आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल की स्पीड आ जाती है 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। इसमें प्रोवाइडेड है आपको कि एन एरोप्लेन इज ऑब्जर्व्ड बाय 2 पर्सन्स ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन 2 व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो देखिए, एक स्ट्रेट रोड पर 2 पर्सन्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड्स आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये एक एरोप्लेन को देखते हैं, तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो पहला ऑब्जर्वर है वो एरोप्लेन को ऐसे देखता है कि वो इस रोड को राइट एंगल पर क्रॉस कर रहा है, और जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो ऐसे देखता है कि जो एरोप्लेन है वो रोड से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है एट व्हाट एंगल डज द प्लेन एक्चुअली क्रॉस द रोड ट्रैक एंड व्हाट इज द स्पीड रिलेटिव टू द ग्राउंड। मतलब एरोप्लेन की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में, और क्या कहते हैं, उसका एंगल भी बताना है रोड ट्रैक से कितना है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ये सिचुएशन ऐसी है, ये दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं और एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा एरोप्लेन किस स्पीड से जा रहा है और कितने एंगल्स पर जा रहा है रोड से, ये हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि एक ऑब्जर्वर को दिखाई देता है रोड के परपेंडिकुलर और दूसरे ऑब्जर्वर को दिखाई देता है रोड से एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, अब मुझे ये नहीं मालूम है कि एक्चुअल में मेरा एरोप्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको एज्यूम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, तो जैसे मुझे पता है कि एक ऑब्जर्वर को क्या दिखा दे रहा है कि जो रोड ट्रैक है उसके परपेंडिकुलर वो क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा एजम्पशन है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर। ठीक है, प्लेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए ही मैंने मान लिया, और ये कैसी है, रोड ट्रैक के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मीनिंग होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया है, इसको ढंग से समझना है। मैंने प्लेन की वेलोसिटी परपेंडिकुलर में ली हुई है और इसी को मैंने एज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में नॉलेज है कि ये 90 डिग्री पर है रोड ट्रैक से। ठीक है, तो मुझे ये पता है, और दूसरा देखिए मुझे क्या पता है, ए की वेलोसिटी पता है, तो मुझे ये भी पता है। तो मैं यहाँ से प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी वो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए हम कैसे एस्टिमेट करें, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से समझिएगा, मैंने रिलेटिव मोशन माना है तो मुझे ये चीज पता है और ये भी पता है ए के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसमें हम किसको ऐड कर देते हैं, ये 60 किलोमीटर पर आवर ये वाली वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगी। तो देखिए प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, तो ये तो है रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ए, इस डायरेक्शन में है। इसमें किसका वेक्टर एडिशन करना है, ए की वेलोसिटी का। ये आ गया मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे ये पूरा एनालिसिस हो तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी, प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी है। इन दोनों का वेक्टर सम करने पर ये प्लेन की वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे पास अननोन क्या बचा, अननोन ये चीज है। ठीक है, तो ये अननोन है, अगर ये मिल गया तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज है ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसमें ये पार्ट अभी भी अननोन है।
अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता है कि वो रोड ट्रैक से 45 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रहा है। तो देखिए आपके पास प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है और बी की वेलोसिटी भी है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए इस कैलकुलेशन में क्या है हमारे पास कि ये चीज हमें मालूम है, ये रहा, ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यही आपको एस्टिमेट भी करना है और ये भी आपको पता है यहां पर। तो डायरेक्टली हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे किया जाए? P की वेलोसिटी में से B का वेलोसिटी वेक्टर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, या इस सबट्रैक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में जितनी है उसमें बी की वेलोसिटी को माइनस मतलब रिवर्स करके अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास प्लेन की वेलोसिटी आ जाएगी किस फ्रेम में? बी के फ्रेम में। तो देखिए कितनी आएगी, तो ग्राउंड फ्रेम में इतनी है और बी की वेलोसिटी आपको पता है, और आपको यहां पर क्या करना है? बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करना है। वैसे तो मुझे सबट्रैक्ट करना था, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि हम उसको रिवर्स करके ऐड कर देंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू बी, उसका डायग्राम क्या बनेगा? तो देखिए ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी है, तो इधर कितना हो गया? ये 60 और ये P विद रिस्पेक्ट टू A था, ठीक है। अब हमें क्या करना है? B की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करना है। तो देखिए B की वेलोसिटी को मैं रिवर्स करके ऐड कर देता हूँ, तो B की वेलोसिटी का रिवर्स इस डायरेक्शन में आएगा और इसको मैंने रिवर्स करके ऐसे ऐड कर दिया, तो इधर एक और 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि नेट रिजल्टेंट कितना आएगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में कितना है? इस डायरेक्शन में है ये 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस तरफ Vp विद रिस्पेक्ट टू A है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये हमारा चल रहा है B के रिस्पेक्ट में, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या पता चल रहा है हमें कि जो B की वेलोसिटी है, प्लेन की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में जो है वो ट्रैक से किस तरफ है? ट्रैक से 45 डिग्री। तो देखो ये जो 60 किलोमीटर वाली लाइन है यही ट्रैक का डायरेक्शन है, तो यहां से ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो मुझे बताइए अगर ये 45 डिग्री है तो ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए, तभी ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, ये वैल्यू आपके पास आएगी 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू Vp विद रिस्पेक्ट टू A अपॉन 120, तो उससे आपके पास Vp विद रिस्पेक्ट टू A आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो हमारे पास अननोन थी वो यहाँ पर निकल के आ गई। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखिए ये क्वांटिटी अननोन थी, तो ये हमारे पास कितना आया? दैट इज आर 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो दोनों हैं कंपोनेंट्स हैं किसके? प्लेन की वेलोसिटी के ग्राउंड फ्रेम में। तो यहां से आप देखिए इन दोनों का वेक्टर सम करने से हमारे पास एस्टिमेट होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, और ट्रैक के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों का वेक्टर सम करने पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो Vp विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज रूट ओवर 120 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और यहाँ से प्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे पास आएगी दैट इज योर 60√5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा हमें बताना है रोड ट्रैक के साथ कितना एंगल है। तो रोड ट्रैक किसके अलॉन्ग है? A और B की वेलोसिटी के अलॉन्ग ही है, तो ये वाला एंगल आप एस्टिमेट कर लीजिए। मान लीजिए दिस एंगल इज फाई
एंड दिस एंगल tan phi दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan phi, तो ये वाली हाइट ये 120 है और ये बेस, तो दैट इज योर 120 over 60. That means the value of tan phi is 2. तो एक्चुअल में जो एरोप्लेन है वो tan इनवर्स 2 एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये रोड ट्रैक के साथ tan इनवर्स 2 का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन है उसकी स्पीड है दैट इज 60√5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि एक 450 किलोग्राम का लार्ज डिस्क है और उसके रिम पर P और Q दो पर्सन्स खड़े हुए हैं, ठीक है, उनका मास 75 किलोग्राम है और सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है और ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईच मैन साइमल्टेनियसली स्टार्ट्स along the rim clockwise with the same speed, ठीक है। तो ये along the rim दोनों पर्सन सेम स्पीड से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और आगे कहा हुआ है एंड रीचेज देयर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द डिस्क, मतलब जहां से वो शुरू करते हैं एक राउंड लगाकर वापस वो उसी जगह पे आ जाते हैं। तो आपको बताना है फाइंड द एंगल टर्न थ्रो बाय द डिस्क विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी हमारे जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्क ने कितना एंगल रोटेट किया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू देख लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसका टॉप व्यू ये है, टॉप से हम देख रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कैसे? जैसे ये मार्कर आप देख रहे हो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने ग्रीन कलर से दो पॉइंट्स को शो किया है B और A, है ना। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये डिस्क के ऊपर मैंने मार्क लगा दिया है क्योंकि ये कहाँ पर खड़े हैं उसकी हमने मार्किंग कर दी है और आपका P और Q ये दोनों पर्सन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर के जो पॉइंट्स हैं हमारे वो ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये मार्किंग हमारी डिस्क के ऊपर है और हमारे दोनों पर्सन्स, एक पर्सन यहाँ पर है Q और यहाँ पर है P, ठीक है। इनके मासेस आपको प्रोवाइडेड है 75 kg और 450 kg, ठीक है। तो दोनों के मासेस 75 kg हैं और डिस्क का मास है हमारे पास 450 किलोग्राम और आप चाहो तो डिस्क का रेडियस आपने एज्यूम कर लिया कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना शुरू करते हैं, तो Q अपनी पोजीशन से रोटेट करना शुरू करेगा और P भी रोटेट करना शुरू करेगा और A और B डिस्क के ऊपर अटैच्ड पॉइंट्स हैं। मतलब इन दोनों को एक राउंड लगा के Q को वापस B पर आना है और P को वापस A पर आना है। उतनी देर में हमारा डिस्क कितना रोटेट कर गया, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसका अगला सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन क्या है कि जैसे ही ये चलना शुरू करेंगे तो हमारे पास A और B जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आपका A हो गया डिस्क पर और ये हो गया B, ठीक है। और यहाँ पर Q क्लॉकवाइज सेंस में V स्पीड से ऐसे टेंजेंशियली चलना शुरू करता है इस मोमेंट पे और हमेशा ऐसे ही टेंजेंशियली चलता रहेगा और इधर आपका P इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है विद द सेम स्पीड, ये P है और ये Q है, ठीक है। तो जैसे ही ये चलना शुरू करेंगे तो मैंने मान लिया कि मेरा डिस्क जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका Q एक राउंड लगा के B पर आना चाहिए। याद रखिएगा B डिस्क के पर अटैच्ड है तो डिस्क के साथ B और A भी घूमते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जब यहाँ से यहाँ पर हम आएंगे तो हम एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जैसे ये दोनों पर्सन्स है ना, इनके फुट और क्या कहते हैं डिस्क के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इंटरनल फोर्स है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा और वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे तो उनका जो टॉर्क आएगा एक्सिस के अबाउट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इन पर्सन्स के वेट का एक्सिस के अलोंग टॉर्क देखेंगे तो वो जीरो आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर इस पर्सन का वेट mg नीचे की तरफ है,
ठीक है। तो इधर आर वेक्टर इस तरफ है, तो आर क्रॉस एम जी, ये देखिए थंब मेरा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में, यानी एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है। तो अगर एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है तो mg का टॉर्क एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम अबाउट एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, क्योंकि उसके अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0, दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए जो डिस्क है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो डिस्क का अगर हम इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखें तो डिस्क जो है वो प्योर रोटेशन में है, तो हम आई ओमेगा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्क का मास है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्क का मास मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। इसके बाद ये जो मेरे दोनों पर्सन्स जो रोटेट कर रहे हैं वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो उनके लिए जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आर क्रॉस एम बी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। ये हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए एम वी तो ये हो जाएगा और आर साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, और ये कैपिटल आर के इक्वल होगी। अच्छा इसकी डायरेक्शन देखें तो क्यू के लिए भी देखो तो आर क्रॉस एम बी है ना, आर राइट साइड में है, एम वी नीचे की तरफ है, तो आर क्रॉस एम बी अंदर जाएगा। और इधर से भी आप देखिए तो आर मतलब इस तरफ ये आर और एम वी ऊपर की तरफ है, तो आर क्रॉस एम वी ये भी अंदर जाएगा। जबकि हमारा जो डिस्क है वो आई ओमेगा ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम डिस्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितनी वैल्यू है, ऑपोजिट है, तो माइनस ऑफ कितना होगा, मोमेंटम है एम इंटू वी और इसके आर्म की वैल्यू कैपिटल आर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है। इन दोनों का इक्वल ही है, इसलिए मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है मेरे पास कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2m v इंटू कैपिटल आर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एम आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 450 किलोग्राम, ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द पर्सन 75 किलोग्राम v इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर v और ओमेगा आर में रिलेशन आ जाएगा एंड दैट वैल्यू इज योर 3 ओमेगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए जो हमारा डिस्क है उसमें हमें क्या क्या पता चल चुका है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारा ये Q वाला पर्सन, ठीक है, इसकी स्पीड तो v नीचे की तरफ है, इसी तरह से P की ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये हमारा इस डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्राउंड फ्रेम में ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी घूम रहा है, अगर हम डिस्क के रेस्पेक्ट में बात करें तो मुझे बताइए क्यू ना यहाँ पर बी वाली लोकेशन पर है। तो अगर हम डिस्क के फ्रेम में बात करें तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि डिस्क के फ्रेम में जाने पर, डिस्क एक रोटेटिंग फ्रेम है तो उसके रेस्पेक्ट में आपका जो क्यू है उसको एक राउंड लगा के वापस उसी जगह पे आना पड़ेगा, तो उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और वो जहां से चला था वो उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्क के फ्रेम में बात करें तो देखिए ऐसा करते हैं, हम क्यू की वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क फ्रेम, यानी डिस्क हमारा एक रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है। तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप रोटेटिंग फ्रेम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम में अगर आप निकालते हैं तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी में से उस पॉइंट पर रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी उस पॉइंट पर कितनी है उसको सबट्रैक्ट करना होता है। तो रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी एट द पॉइंट
वेयर पार्टिकल लाइज, मतलब जिस जगह पर पार्टिकल है उस जगह पर आपको रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी अगर पता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी में से रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट पर हमारी रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ओमेगा आर, तो आपको इस पर्सन की वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को माइनस करना है। वेलोसिटी को माइनस करने का मतलब आप रिवर्स करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस ऑफ दिस थिंग। तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए वेलोसिटी अगर हम रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी भी एक की बात करें तो मैं इसको रोटेटिंग फ्रेम में लिख दे रहा हूँ। ये स्पीड कितनी आएगी देखिए, तो इधर इसकी वेलोसिटी v है और इस वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी v प्लस ओमेगा आर, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी वेलोसिटी v नीचे की तरफ है और ओमेगा आर को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको पता चल गया कि इस पर्सन की स्पीड कितनी है। तो देखिए एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी है v प्लस ओमेगा आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि जिस पॉइंट से चला है वापस रिलेटिव में उसी जगह पर आ जाना है, इसलिए 2 पाई कैपिटल आर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा टी की वैल्यू को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम पहले क्या कर लेते हैं, v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जो हमें चाहिए डायरेक्ट हम वही एस्टिमेट कर लेते हैं। तो v कितना है 3 ओमेगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा कैपिटल आर इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल आर। तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 5 ओमेगा आर बाई 2 डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है मेरे पास ओमेगा डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 5। देखिए यही हमारा आंसर है। क्यों, देखिए उन पर्सन्स को एक चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट तक आने का टाइम डेल्टा टी है और इतने टाइम में हमारा डिस्क कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, तो दैट इज योर ओमेगा डेल्टा टी। तो यही उसका एंगुलर रोटेशन है, ठीक है। तो जब वो एक राउंड लगा के वापस उसी जगह पे आ जाएंगे तो डिस्क का एंगुलर रोटेशन आएगा 4 पाई बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि एक कैपिटल आर रेडियस का हेमीस्फीयर है जिसका मास 4m है और ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर फ्री टू मूव है, ठीक है। इसके ऊपर एक m मास के पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। तो हमने इस सिस्टम को इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू हेमीस्फीयर एट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द हेमीस्फीयर इज v। देखिए ये क्या सिचुएशन है, इसमें हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो देखिए ये हेमीस्फीयर और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक पार्टिकल है और ये इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्टिकल है बिल्कुल, ठीक है। हमने यहाँ से जब इसको रिलीज किया तो देखिए ये जब पार्टिकल यहाँ से ऐसे इधर शिफ्ट होने लगेगा तो क्या होगा कि इधर ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हेमीस्फीयर है वो लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा और वो ग्राउंड से टच करके इस तरफ चलेगा, ठीक है। और हमारा जो पार्टिकल है वो रिलेटिव टू हेमीस्फीयर को टच करता हुआ चलेगा, यानी वो हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों पार्टिकल्स हैं अगर मैं उनके कंस्ट्रेंट को डिस्कस करूं तो हेमीस्फीयर तो ग्राउंड फ्रेम में लेफ्ट साइड में जाना चाहेगा और अगर हम रिलेटिव टू हेमीस्फीयर देखें तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में आप सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते, विद रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर ही कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर हम बात करें तो इस थीटा वाली लोकेशन पे
हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले चुका है थीटा। ओके, तो इस मोमेंट पर मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है और वो v है। v क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है और एज पर कंस्टेंट इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मुझे ग्राउंड फ्रेम में तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इसका कंस्ट्रेंट पता है कि रिलेटिव टू हेमीस्फीयर इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली होगी। तो मैं इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में नहीं मानकर रिलेटिव टू हेमीस्फीयर एज्यूम कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये हेमीस्फीयर के रिलेटिव एज्यूम किया है, ये ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा अगर मैं इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एस्टिमेट करना चाहूं। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर। तो यहां से क्या आएगा कि आप क्या करें, पार्टिकल की वेलोसिटी में से हेमीस्फीयर की वेलोसिटी माइनस करने पर पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, है ना। और यहां पर आपको क्या पता है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता है ये। तो अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो पार्टिकल की वेलोसिटी हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में उसमें ऐड ऑन कर दीजिए हेमीस्फीयर की वेलोसिटी। तो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है पार्टिकल की। ठीक है, उसमें इसको हम ऐड ऑन कर दे रहे हैं। तो देखिए ऐड ऑन करने से क्या आएगा, अगर हम इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में पार्टिकल की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में ये v ऐड हो गया। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। अब देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा वर्टिकल के साथ। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ दिस एंगल वुड बी ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक ग्राउंड से आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये मैं हेमीस्फीयर पे बना रहा हूं। ठीक है, एक यहां से फोर्स आएगा, इसका वेट 4 mg, पार्टिकल का वेट mg, ये भी वर्टिकल में है। और यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ और ये इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर है तो डेफिनेटली वो इंटरनल है, तो वो सिस्टम पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस देखें तो यही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हम उसका कंजर्वेशन, उस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन किस डायरेक्शन में, ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वर्टिकल में नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, फाइनल मोमेंटम आपका इस पार्टिकल मतलब हेमीस्फीयर का मोमेंटम 4m इंटू v, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, तो मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, तो मेरा जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें निकालना हो तो v रिलेटिव का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए और वो होगा v रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, v रिलेटिव कॉस थीटा। तो इसका मोमेंटम कितना है, माइनस ऑफ इसका जो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज v रिलेटिव कॉस थीटा माइनस v है। तो इसका मोमेंटम मैंने लिखा m इंटू v रिलेटिव कॉस थीटा माइनस v। ठीक है ना, मैंने इसको ज्यादा मानते हुए ये राइट वर्ड नेट वैल्यू लिखी है v रिलेटिव कॉस थीटा माइनस v। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो देखिए यहाँ से मैं इसका v रिलेटिव एस्टिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर v रिलेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा 4v दैट इज इक्वल्स टू v रिलेटिव कॉस थीटा
माइनस ऑफ v। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास v रिलेटिव आ रहा है, दैट इज 5v बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास v रिलेटिव की वैल्यू है। अब देखिए, क्योंकि ये पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में तो कैसा भी मोशन कर रहा है, लेकिन रिलेटिव टू आपका हेमीस्फीयर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव है। तो देखिए, रिलेटिव टू हेमीस्फीयर जो सर्कुलर मोशन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी एस्टिमेट करना है तो दैट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, दैट इज 5v बाय R कॉस थीटा। ठीक है, में हेमीस्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसी तरह से मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।